बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे थ्योरी ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट चैप्टर जो आपके पास है, दैट इज द नेक्स्ट पोर्शन दैट इज टू बी कवर्ड आफ्टर प्रोडक्शन। जो प्रोडक्शन चैप्टर है उसके तुरंत बाद आपका कॉस्ट और रेवेन्यू ये साथ में पढ़ा जाता है। रीजन इसका ये है कि ये तीनों चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड है, और जब इन तीन चैप्टर को साथ में आप पढ़ते हैं, मतलब एक एक करके जब आप पढ़ते हैं, तो इट हेल्प्स यू टू अल्टीमेटली अंडरस्टैंड ऑल थ्री ऑफ द चैप्टर। ठीक है, तो अब इसके साथ साथ हम लोग थ्योरी ऑफ कॉस्ट स्टार्ट करेंगे। बट हर एक वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसके साथ साथ कमेंट करिए, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, जिसमें सबसे पहले आपके पास आती है थ्योरी ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट की बात करें तो सबसे पहले आपके पास इसमें व्हाट इज अ प्रोडक्शन कॉस्ट और व्हाट इज अ मीनिंग ऑफ कॉस्ट। तो कॉस्ट का क्या मतलब है, इसको हम लोग सबसे पहले देखेंगे। जहां पे पर्टिकुलरली जो आपके पास है डाटस कि कॉस्ट क्या होती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट। तो प्रोडक्शन कॉस्ट इसमें आपके पास सबसे पहले आती है, जिसमें कॉस्ट का मतलब क्या है, इट रिफर्स टू द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय प्रोड्यूसर इन द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए जितना भी एक्सपेंडिचर किया गया किसी भी प्रोड्यूसर के द्वारा, उसको अगर हम लिखते हैं तो दैट इज रेफर टू एज योर कॉस्ट। तो कॉस्ट इज रेफर टू एज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। तो किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर प्रोड्यूस करने के लिए जितना भी हम खर्च करते हैं उसको हम कहते हैं दैट इज रेफर टू एज द कॉस्ट। अगर मान लेते हैं 10 यूनिट आपने प्रोड्यूस किया, और इस 10 यूनिट को बनाने के लिए अगर आपने 100 रुपए खर्च किया, तो ये 100 रुपए आपके पास क्या कहलाएगी, कॉस्ट। क्या कहलाएगी, कॉस्ट। तो कॉस्ट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज। अब जिसमें सबसे पहले आपके पास आती है दैट इज कॉस्ट इज अ कॉस्ट एनालिसिस इज द फंडामेंटल फॉर डिटरमाइनिंग सप्लाई, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। किसी भी कमोडिटी की कितनी सप्लाई की जाएगी, इसके साथ साथ उसकी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी क्या होगी और प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज किए जाएंगे, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन द कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी। तो रियल वर्ल्ड एग्जांपल में आपके पास है, कंसिडर्ड अ बेकरी, द कॉस्ट इंक्लूड फ्लोर दैट इज रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटी, wages for bakers and the rent for the shop. All these combined from the cost of production, from combined कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो बेसिकली अगर इन सारी चीजों को, कॉस्ट को अगर कंबाइन कर लेंगे, जहां पे आपके पास रॉ मटेरियल हो गया, फिर इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी डाटा पावर, फिर इसके बाद बेकर्स की जो वेजेस है और रेंट ऑफ द शॉप, सबको मिला करके आपकी बन जाती है कॉस्ट। तो कॉस्ट आपके पास ओवरऑल एक्सपेंडिचर जो किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन में आप करते हैं, दैट इज योर कॉस्ट। ये इसकी इजी मीनिंग है। फिर इसी तरह से आपके पास पर्टिकुलरली वी आर हैविंग द शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व। तो शॉर्ट रन आपके पास वो समय होता है जहां पे फैक्टर्स दो पार्ट में डिवाइडेड है। कितने पार्ट में, दो पार्ट में। एक आपके पास जो है डाटस फिक्स्ड फैक्टर और दूसरा आपके पास है डाटस वेरिएबल फैक्टर। तो दो तरीके की कॉस्ट आपके पास बेसिकली आती है, क्योंकि जो समय आपके पास है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक वेरिएबल फैक्टर आपके पास है और दूसरा फिक्स्ड फैक्टर आपके पास है। जबकि लॉन्ग रन में सारे के सारे फैक्टर आपके पास सिर्फ और सिर्फ कौन से होते हैं, डाटस ओनली योर वेरिएबल फैक्टर। जबकि आपके पास शॉर्ट रन में आपके पास कितने फैक्टर्स होते हैं, तो दो फैक्टर, जैसा प्रोडक्शन में हमने पढ़ा है। और जबकि आपके पास पर्टिकुलरली जो लॉन्ग रन टाइम पीरियड है, इसमें फैक्टर्स आपके पास सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल है, बिकॉज वी आर हैविंग द सफिशिएंट अमाउंट टू चेंज ऑल द फैक्टर्स। इस वजह से सारे फैक्टर वेरिएबल हैं। जबकि शॉर्ट रन में आपके पास कुछ फिक्स्ड और कुछ वेरिएबल फैक्टर्स आपके हो जाएंगे। इसमें छोटा सा डिफरेंस आपके पास है। तो इनपुट फ्लेक्सिबिलिटी है कि एटलीस्ट यू आर हैविंग वन फैक्टर इज फिक्स्ड एंड द अदर दैट इज वेरिएबल। और इसमें सारे के सारे फैक्टर आपके पास क्या है, वेरिएबल है। सारे के सारे फैक्टर्स क्या हैं, दोज आर वेरिएबल। तो ऑल द फैक्टर्स आर वेरिएबल। तो यहाँ पे आपके पास पर्टिकुलरली क्या है कि एटलीस्ट वन फैक्टर इज फिक्स्ड एंड द अदर वेरिएबल। और यहाँ पे सारे के सारे फैक्टर आपके पास क्या है, ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल फैक्टर। अब इसके साथ साथ कॉस्ट की बात करें तो बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट एग्जिस्ट, और यहाँ पे आपके पास ओनली वेरिएबल कॉस्ट एग्जिस्ट लॉन्ग रन में। जबकि स्केल ऑफ प्रोडक्शन आपके पास फिक्स्ड होता है इसमें, और जबकि स्केल ऑफ प्रोडक्शन कैन बी चेंज बिकॉज द साइज ऑफ फैक्ट्री कैन बी इंक्रीज्ड। क्योंकि हमारे पास जो नए तरीके के पर्टिकुलरली आपके पास लॉन्ग रन समय है, तो लॉन्ग रन टाइम पीरियड में आप क्या कर सकते हैं कि नए जो फैक्टर्स आप उनको इंट्रोड्यूस कर सकते हो। नए फैक्टर इंट्रोड्यूस करने में आप क्या करेंगे, जो स्केल ऑफ प्रोडक्शन है उसको भी इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट इसी में आपके पास आता है दो तरीके की कॉस्ट, एक अकाउंटिंग कॉस्ट है और दूसरा आपके पास इकोनॉमिक कॉस्ट है। अकाउंटिंग कॉस्ट की बात करें तो अकाउंटिंग कॉस्ट क्या है, तो सिंपली एक्चुअल मॉनेटरी एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसमें जितना भी आपके पास एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किया गया, जैसे कि आपके पास वेजेस पेड टू द लेबर, रेंट पेड टू द प्रेमिसेस। सिंपल मतलब है
कि जितनी आपकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है। अब आप बोलेंगे सर एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है, तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट रिफर्स टू द कॉस्ट ऑफ the goods and the services which have been used for the further production of the factors or further production of goods, कि मतलब जो भी आपने एक्सपेंडिचर किया फॉर प्रोड्यूसिंग वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज उसको हम कहते हैं दैट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ठीक है, विच इज बीन इनकर्ड आउटसाइड द फर्म एक्चुअल मॉनेटरी एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, और इसी से आपका बनता है अकाउंटिंग कॉस्ट। तो अकाउंटिंग कॉस्ट इक्वल्स टू ओनली एक्सप्लिसिट कॉस्ट, नो इम्प्लिसिट कॉस्ट इज रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग कॉस्ट, जबकि इकोनॉमिक कॉस्ट में आपके पास एक्सप्लिसिट भी होगा एंड प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट भी आपके पास इंक्लूड करेगा, ठीक है, एंड सम पार्ट ऑफ प्रॉफिट्स। तो बेसिकली एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट दोनों को ऐड कर लेंगे तो आपके पास इकोनॉमिक कॉस्ट कहलाएगा। अब यहाँ पे एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट ऑफ द गुड्स एंड द सर्विसेज व्हिच आर बीन यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन, तो उसके ऊपर जितना भी आपने एक्सपेंडिचर किया वो आपके पास एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, जबकि इकोनॉमिक कॉस्ट इक्वल्स टू एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट। अब इम्प्लिसिट कॉस्ट आपके पास क्या होती है, कॉस्ट ऑफ सेल्फ ओन गुड्स, कॉस्ट ऑफ सेल्फ ओन्ड गुड्स जो आपके पास है दैट इज रिगार्डेड एज और रिकॉर्डेड एज योर implicit cost। तो implicit cost refers to cost of self owned goods while explicit cost is the cost incurred outside the firm। दोनों को ऐड करेंगे तो इकोनॉमिक कॉस्ट आपके पास हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक कॉस्ट कहता है कि जितना भी आपका खर्च हुआ, अब जितना भी आपका खर्च हुआ तो जो आपके पास पर्टिकुलरली जिस पे आपने रियल में एक्सपेंडिचर किया है वो तो हो गई एक्सप्लिसिट कॉस्ट, आपके पास रियल में सब कुछ खर्च किया और खर्च करके उसको रिकॉर्ड कर लिया तो वो आपके पास अकाउंटिंग या एक्सप्लिसिट कॉस्ट हो गई। जबकि इकोनॉमिक कॉस्ट आपके पास वो होती है जिसमें आपके पास जो पर्टिकुलरली रिकॉर्ड की जाएंगी वो, और यहाँ पे इम्प्लिसिट कॉस्ट भी आपके पास होंगी जो कॉस्ट ऑफ सेल्फ ओन गुड। मान लेते हैं कि पर्टिकुलरली इफ यू इंट्रोड्यूस अ फर्नीचर, मान लेते हैं फर्नीचर घर पे रखा था, कोई यूज नहीं था, आपने उसको ऑफिस में लेकर के गए, तो ऑफिस में जब लेकर के गए तो उसके ऊपर आपने कितना खर्च किया, कुछ नहीं खर्च किया। लेकिन ये बताइए कि अगर वही फर्नीचर आप बाहर से खरीदते मार्केट से आपको वही सेम फर्नीचर जो आपके पास था वो अगर आपको 20,000 रुपीज का मिलता, 20,000 का मिलता, तो आपने अगर वो घर से ले जा करके ऑफिस में रख दिया, कहां पे रख दिया है, ऑफिस में, तो इस सिचुएशन में आपने खर्च तो कुछ नहीं किया, एक्सपेंसेस तो कुछ नहीं है, लेकिन पर्टिकुलरली आपके पास वो इम्प्लिसिट कॉस्ट के रूप में इंक्लूड किया जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका ये मानना है कि वही चीज अगर बाहर से 20,000 की मिलती तो कम से कम उसकी वैल्यू 20,000 है, भले आपके पास उसके ऊपर आपने कुछ खर्च नहीं किया लेकिन उसकी वैल्यू तो 20,000 ही है। तो अब इस केस में इसको हम इम्प्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? इम्प्लिसिट कॉस्ट, दैट इज अ कॉस्ट ऑफ सेल्फ ओन्ड गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं कि आप अपने यहाँ वर्क कर रहे हैं, मान लेते हैं पर्टिकुलरली लेबर भी आप परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसकी वेजेस भले आप रिसीव नहीं कर रहे हैं लेकिन आपने वर्क प्रोवाइड किया, मान लेते हैं वो वर्क 50,000 का था, तो 50,000 का वर्क आपने प्रोवाइड किया, तो ये इम्प्लिसिट कॉस्ट हो गई क्योंकि इनकम कुछ नहीं रिसीव हुई, लेकिन ये माना गया कि अगर यही लेबर अगर आप बाहर से लेते तो 50,000 होती, तो हमने खुद परफॉर्म किया तो कम से कम 50,000 रुपीज स्पेंड किया, भले उसको इंक्लूड नहीं किया गया। नेक्स्ट इसमें आपके पास आता है दैट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट, implicit cost and opportunity cost principle। तो explicit cost refers to payment made to outsider for hiring services or buying inputs। तो किसी भी जो आपके पास पर्टिकुलरली आउटसाइडर को किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करने के लिए, इनपुट परचेज करने के लिए जितना आपने खर्च किया, जैसे कि सैलरीज हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, जो आपके एम्प्लॉइज की सैलरी हो गई, या पावर के ऊपर जितना आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया। implicit cost refers to estimated value of inputs owned and used by the producer himself, कि खुद ओन करता है, उसका खुद इस्तेमाल करता है। जैसे खुद के घर में अगर आप एक एरिया ऑफिस बना देते हैं तो उसका आप कोई रेंट रिसीव नहीं करेंगे, लेकिन अगर वही बिल्डिंग आप रेंट पे देते और आपको मंथली 20,000 मिलता तो साल भर में वही वैल्यू 2,40,000 हो जाती, लेकिन वो रेंट आप क्योंकि खुद घर ओन करते हैं इस वजह से वो स्पेंड भले नहीं करेंगे लेकिन सर्टेन अमाउंट आर बीन मतलब रिकॉर्डेड। तो ये कह सकते हैं कि ये इम्प्लिसिट कॉस्ट का पार्ट है, और इसको इंक्लूड करते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रिंसिपल के बेसिस पे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिफर्स टू कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन व्हाइल मेकिंग चॉइस। कोई भी चॉइस अगर आप करते हैं तो उसमें नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव होता है, जैसे इंटरेस्ट लोन ऑन ओन कैपिटल। अगर वही पैसा किसी और को आप उधार दे देते और आपको 10% का इंटरेस्ट मिलता, लेकिन जहां पे आपने अपनी फर्म में उसका इस्तेमाल किया और आपको 12% का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये जो आपके पास पर्टिकुलरली है ये आपकी कम से कम, अगर यहाँ इस एरिया में आप पैसा लगा रहे हैं तो कम से कम आपको 10% का इंटरेस्ट तो लगेगा, तब आप जाकर के इसमें आप पैसा लगाना चाहेंगे। तो आपके पास पर्टिकुलरली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। तो इसके अलावा जो सबसे अच्छा विकल्प है वो 10% है और वही आपके पास है, तो अल्टीमेटली कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन।
नेक्स्ट इसमें आपके पास आता है टोटल कॉस्ट फ्रेमवर्क। तो टोटल कॉस्ट आपके पास क्या है, इसको देखेंगे, जहां पे सबसे पहले टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट रिफर्स टू कॉस्ट incurred for producing all the goods, all the units of output on fixed factor। भाई जब भी आप प्रोडक्शन करेंगे तो फैक्टर जो रिक्वायर्ड होगा वो दो तरीके से होगा, एक आपके पास फिक्स्ड फैक्टर है और दूसरा आपके पास वेरिएबल फैक्टर है। ठीक, एक आपके पास फिक्स्ड फैक्टर है, दूसरा आपके पास वेरिएबल फैक्टर है। तो अल्टीमेटली फिक्स्ड फैक्टर आपके पास कॉस्ट ऑन द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज ऑन फिक्स्ड फैक्टर। तो फिक्स्ड फैक्टर के ऊपर जितना टोटल आप एक्सपेंडिचर कर रहे हैं किसी भी गुड्स को बनाने के लिए वो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट रिफर्स टू ऑल द एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग ऑल द यूनिट्स ऑफ आउटपुट ऑन वेरिएबल फैक्टर। की सारी यूनिट ऑफ आउटपुट को बनाने के लिए वेरिएबल फैक्टर के ऊपर जितना आपने एक्सपेंडिचर किया है वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपके पास है। मान लेते हैं कि यहाँ पे दे रखा है कि आपने एक यूनिट ऑफ आउटपुट को बनाने के लिए जो एक्सपेंडिचर आपने पर्टिकुलरली किया है, आप देख रहे हैं यहाँ पे जब कुछ भी आपने नहीं बनाया तो टोटल फिक्स कॉस्ट आपकी 100 है, वहीं टोटल वेरिएबल कॉस्ट 0 है। टोटल कॉस्ट कितनी हो गई 100। वहीं जब आपने एक यूनिट बनाया तो इसके ऊपर टोटल फिक्स कॉस्ट 100 रुपीज स्पेंड की और टोटल वेरिएबल 40, दोनों मिला करके 140। और जबकि सेकंड यूनिट पे आपने टोटल फिक्स कॉस्ट 100 स्पेंड की, टोटल वेरिएबल कॉस्ट 70 और दोनों मिला करके 170। दरअसल टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन आउटपुट। आउटपुट जितना ज्यादा होगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपकी इंक्रीज होगी, जबकि टोटल फिक्स कॉस्ट विल रिमेन कांस्टेंट विद चेंज द लेवल ऑफ आउटपुट। क्योंकि अगर मान लेते हैं कि आपने कोई मशीनरी परचेज की, क्या परचेज की डाटस, योर मशीनरी इज बीन परचेज्ड। तो अगर मशीनरी आप परचेज कर रहे हैं तो इस केस में क्या है कि यहाँ पे आपके पास जो भी मशीनरी आपने परचेज की है उसके ऊपर अगर मान लेते हैं आपने 100 रुपए खर्च किया, मान लेते हैं कोई मशीन आपने खरीदी 100 करोड़ या 100 रुपए की आपने खरीदी, तो इस केस में आपके पास अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो सकता है लेकिन मशीन की जो कॉस्ट आपके पास है वो सेम रहेगी। लेकिन टोटल वेरिएबल कॉस्ट की अगर बात करें तो पहले आपके पास पर्टिकुलरली जो था वो 0 था, फिर 40, फिर इसके बाद 70 हो गया। तो इस केस में आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, जैसे कि आपके पास पर्टिकुलरली रॉ मटेरियल के ऊपर किया गया खर्च, या फिर लेबर के ऊपर, या फिर पावर के ऊपर, ये सब जो आपके पास स्पेंड होता है दैट इज इंक्लूडेड इन वेरिएबल कॉस्ट। अब ये जो कॉस्ट आपके पास है, जैसे जैसे आउटपुट आपके पास बढ़ेगा वैसे वैसे आपके पास जो क्वांटिटी ऑफ पर्टिकुलरली आपके पास जो कॉस्ट आपके पास है वो भी आपके पास बढ़ेगी। जितना ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे उतना ज्यादा खर्च करेंगे। तो सिंपल आपके पास है, पहले आपने 0 खर्च किया, फिर 40, फिर 70, तो लगातार आपकी जो कॉस्ट है वो इंक्रीज होगी विद इंक्रीज इन द लेवल ऑफ आउटपुट। तो सिंपल है, जितना ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे खर्च उतना ज्यादा करेंगे, क्योंकि ये वेरिएबल फैक्टर्स हैं और वेरिएबल फैक्टर के ऊपर किया गया खर्च वेरिएबल कॉस्ट कहलाती है। और क्योंकि सम टोटल जितना आउटपुट बनाया उसके ऊपर आप खर्च कर रहे हैं तो सम टोटल एक्सपेंडिचर होगा वेरिएबल फैक्टर के ऊपर, तो वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कहलाएगा। इसी तरह से आपके पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट रिफर्स टू वैरीज डायरेक्टली विद आउटपुट। जितना ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे, जितना ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे आउटपुट, उतना ज्यादा आपका खर्च होगा, जितना कम प्रोडक्शन करेंगे उतना कम खर्च होगा। ठीक, इसी तरह से टोटल कॉस्ट आपके पास सम टोटल ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। तो सम टोटल ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एंड सम टोटल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट इज रिकॉर्डेड एज टोटल कॉस्ट। नेक्स्ट इसमें आपके पास आते हैं डाटस की, यहाँ पे एवरेज कॉस्ट कॉन्सेप्ट आपके पास आ जाता है। एवरेज कॉस्ट कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो एवरेज कॉस्ट कहता है दैट रिफर्स टू द कॉस्ट इनकर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग पर यूनिट ऑफ आउटपुट। हर एक यूनिट ऑफ आउटपुट को बनाने के लिए खर्च कैसे समझते हैं, अगर मान लेते हैं 100 रुपए खर्च किया, 10 यूनिट आप बना रहे हैं, तो पर यूनिट आपके पास एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 10 रुपए हो गया। अब इसमें से 10 रुपए में आपके पास, क्योंकि जब टोटल कॉस्ट आपके पास थी तो टोटल कॉस्ट में आपने दो चीजें स्पेंड की थी, एक फिक्स फैक्टर के ऊपर खर्च किया था, एक टोटल वेरिएबल फैक्टर के ऊपर खर्च किया था। तो जब आपके पास पर यूनिट आएगी तो भी आपके पास दो पार्ट में है, एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आपके पास है। तो जो आपके पास एवरेज फिक्स कॉस्ट है दैट रिफर्स टू एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग पर यूनिट ऑफ आउटपुट ऑन फिक्स्ड फैक्टर, ऑन फिक्स्ड फैक्टर। जबकि वही एवरेज वेरिएबल कॉस्ट रिफर्स टू एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग पर यूनिट ऑफ आउटपुट ऑन वेरिएबल फैक्टर, तो ऑन वेरिएबल फैक्टर। और जब दोनों पे मिला करके जितना खर्च कर रहे हैं उसको ऐड कर लेंगे, इसको और इसको ऐड कर लेंगे, तो बन जाएगा आपके पास एवरेज कॉस्ट। तो इसीलिए फॉर्मूला आपके पास दूसरा क्या है, एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट। नेक्स्ट इसमें जो आपके पास आता है दैट इज मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट रिफर्स टू कॉस्ट इनकर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट।
कि हर एक एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए जितना आप खर्च करते हैं तो टीसी आपका बढ़ जाता है, तो जितना टीसी बढ़ता है वो आपके पास मार्जिनल कॉस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? मार्जिनल कॉस्ट कहलाता है। अब जैसे इस केस में आप देख रहे हैं कि आउटपुट आपके पास 0 था, टोटल कॉस्ट आपके पास 100 है, मार्जिनल कॉस्ट डैश हो गई। जबकि आपने जब एडिशन किया 1 यूनिट का, तो एडिशन करने से आपकी कॉस्ट कितनी बढ़ गई? दैट इज 50 यूनिट्स। यही 50 रुपीज, 50 रुपीज यही जो आपके पास इंक्रीज हो गई टोटल कॉस्ट, यही आपके पास मार्जिनल कॉस्ट कहलाएगा। फिर इसके बाद आप देख रहे हैं 1 से 2 यूनिट फिर से इंक्रीज कितना हुआ? 1 यूनिट। कितना इंक्रीज हो गई कॉस्ट? ये आपके पास 40 इंक्रीज हो गई, ये आपके पास मार्जिनल कॉस्ट। फिर आपने 1 यूनिट इंक्रीज किया तो फिर से आपके पास पर्टिकुलरली कॉस्ट कितने से बढ़ गई? 50 से, तो अल्टीमेटली ये आपके पास क्या हो गई? मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट रिफर्स टू एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। हर एक ज्यादा यूनिट ऑफ आउटपुट को बनाने के लिए जितना आप खर्च करते हैं वो आपकी कहलाती है मार्जिनल कॉस्ट। नेक्स्ट इसमें आपके पास आता है डाटा टोटल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल का कॉस्ट एंड टोटल फिक्स कॉस्ट। 3 तरीके की कॉस्ट आपके पास है, जिसमें टोटल फिक्स कॉस्ट रिफर्स टू इट इज कांस्टेंट विद चेंज द लेवल ऑफ आउटपुट। जैसे जैसे आउटपुट आपके पास चेंज होगा वैसे वैसे कॉस्ट आपके पास सेम रहेगी। जहां आप देख रहे थे कि पर्टिकुलरली जो आपके पास टोटल फिक्स कॉस्ट थी वो आपके पास 100 थी, 100 और 100 लगातार सेम है, तो यहाँ पे भी आपके पास क्या है? टोटल फिक्स कॉस्ट विल रिमेन कांस्टेंट। अगर ये 100 था तो ये 100 हो जाएगा। लेकिन टोटल कॉस्ट की बात करें और टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट रिफर्स टू एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग पर यूनिट ऑफ आउटपुट ऑन वेरिएबल फैक्टर्स, सॉरी, टोटल कॉस्ट incurred for producing all the units of output on variable factor, की सारी यूनिट ऑफ आउटपुट जो आपने प्रोड्यूस की, जितनी भी आउटपुट आपने प्रोड्यूस की उस पर सम टोटल जितना वेरिएबल फैक्टर के ऊपर खर्च किया वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट रिफर्स टू ऑल द एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग ऑल द यूनिट्स ऑफ आउटपुट ऑन वेरिएबल फैक्टर्स, कि जितना आपने सम टोटल खर्च किया सम टोटल ऑफ आउटपुट बनाने के लिए वेरिएबल फैक्टर्स के ऊपर, वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इंक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग रेट, है ना, एंड देन इट इंक्रीजेस बाय डिक्रीजिंग। कुछ इस तरह से कर्व आपके पास बनता है। मैंने आपको बताया था कि कर्व जब आप बनाते हैं तो अगर आपके पास क्या आएगा, पहले इंक्रीजिंग कुछ इस तरह से था, बताया था ना, बाउल सीधा है तो इंक्रीजिंग और बाउल उल्टा है तो डिक्रीजिंग। अब अगर पहले डिक्रीजिंग रिटर्न है इसमें तो बाउल उल्टा है, फिर इसके बाद सीधा, ठीक है, इस तरह से जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गया। टोटल फिक्स कॉस्ट आपके पास कैसे आएगा? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन रनिंग पैरेलल टू एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस आपके पास है। टोटल कॉस्ट की स्टार्टिंग होती है टीवीसी प्लस टीएफसी। तो टीएफसी आपके पास अगर 100 है तो 100 से शुरुआत होगी, फिर इसके बाद जैसा शेप आपके पास टीवीसी का है वैसा ही शेप टीसी का होगा। ये आपके पास क्या है, आप देख रहे हैं कि पर्टिकुलरली जैसा शेप टीवीसी का है वैसा ही शेप टीसी का है, जो कि ये दिखा रहा है कि जब टीएफसी और टीवीसी को जोड़ते हैं तो बनता है आपके पास क्या है, दैट इज योर टोटल कॉस्ट। तो इस केस में आपके पास क्या है कि टोटल फिक्स कॉस्ट तो कांस्टेंट है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो रहा है, तो चेंजेस टीसी में किस वजह से आ रहे हैं? टीवीसी की वजह से आ रहे हैं। तो जैसा चेंज होगा टीवीसी वैसा ही चेंज होगा टीसी। तो आप देख रहे हैं शेप आपके पास जस्ट वैसा ही है। अच्छा, दोनों के बीच में अगर डिफरेंस देखेंगे, टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बीच में डिफरेंस आपका टीएफसी का है। टीएफसी कांस्टेंट है तो गैप भी कांस्टेंट है, क्योंकि गैप आपका किस चीज का है, दैट इज ऑफ टीएफसी। तो हर बार आपका गैप कांस्टेंट रहेगा, जितना गैप आगे है उतना ही गैप पीछे है, मतलब हर जगह गैप आपके पास सेम रहेगा, बिकॉज इट इज टेलिंग यू अबाउट टीएफसी। और टीएफसी कांस्टेंट है तो गैप भी कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आपके पास आता है दैट इज एएफसी। एएफसी आपके पास कॉन्स्टेंटली फॉलिंग है। क्यों कॉन्स्टेंटली फॉलिंग है उसको अगर हम देखें तो जो आपके पास एएफसी होता है वो कॉन्स्टेंटली फॉलिंग होता है इस वजह से, क्योंकि अगर आपके पास टीएफसी 100 100 आप देख रहे हैं ना, 100 100 आपके पास है, तो 100 यहाँ पे भी है, 100 यहाँ पे भी है, 100 यहाँ पे भी 100 है, यहाँ पे भी 100 है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी 100 है। लेकिन अगर आप एएफसी देखेंगे तो अल्टीमेटली दैट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग एएफसी इज टीएफसी डिवाइडेड बाय क्यू। तो पहले आप देख रहे हैं टीएफसी आपके पास 100 है लेकिन ये 0 है, ये डैश हो जाएगा। फिर इसके बाद 100 डिवाइडेड बाय 1 कितना आ जाएगा, दैट इज 100। फिर इसके बाद 100 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा, 50। फिर इसके बाद 100 डिवाइड बाय 3 कितना आ जाएगा, 33.33। फिर इसके बाद 100 डिवाइड बाय 4 कितना आ जाएगा, 25। फिर इसी तरह से 100 डिवाइड बाय 5 दैट इज 20। तो एएफसी आपके पास कॉन्स्टेंटली फॉलिंग है, एएफसी कॉन्स्टेंटली फॉलिंग है। और एएफसी जब कॉन्स्टेंटली फॉलिंग होता है तो शेप भी इसका कॉन्स्टेंटली फॉलिंग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला करवाता है, लेकिन कभी भी ये किसी एक्सेस को नहीं टच करता है, जो कि ये दिखाता है कि आपके पास यहाँ पे 2 एक्सेस है। एक आपके पास पर्टिकुलरली वाई एक्सेस है,
जीरो पॉइंट है। यहाँ पे आपके पास AFC एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट आ जाएगी, और यहाँ पे आपके पास यूनिट्स ऑफ आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास एक्स एक्सिस है, जहां पे FC आपके पास कॉन्स्टेंटली फॉलिंग है, जो कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप कर्व आपके पास आ जाएगा। ABC की बात करें तो ABC यू शेप इस वजह से आपके पास पर्टिकुलरली आता है क्योंकि यहाँ पे आपके पास पहले जो पर यूनिट कॉस्ट है वो डिक्लाइन होती है, डिक्लाइन होकर के अपने मिनिमम लेवल पे पहुंचती है और मिनिमम के बाद आपके पास राइज करती है। आप देख रहे हैं कि जो AC है वो दोनों को ऐड करके बनती है, तो दोनों पहले फॉल हो रहे हैं, तो इस वजह से ABC भी आपके पास फॉल हो रही है। फिर एक लिमिट पे आपके पास यहाँ पे मिनिमम हो गए, फिर इसके बाद राइज हो रही है, जो कि ये बताती है कि ABC के राइज होने के साथ AC भी राइज होता है। बिकॉज कि अगर मान लेते हैं एक जगह फॉल आपके पास 500 का है और दूसरी जगह राइज आपके पास 1000 का है, तो ओवरऑल नेट आप राइज में रहेंगे 500। कैसे? ये आपके पास अगर मान लेते हैं माइनस की वैल्यू, ये अगर प्लस की वैल्यू है, तो आप किस में रहेंगे? प्लस माइनस माइनस। लेकिन आपके पास वैल्यू किसकी बढ़ी थी? प्लस की, तो आप रहेंगे किस में? प्लस में 500। तो कहने का ये मतलब है कि अगर आपके पास राइज ज्यादा है और फॉल आपके पास कम रेट से हो रहा है, तो अल्टीमेटली जो AC आपके पास है वो राइज करेगा, और दोनों के ऊपर बनेगा, क्योंकि दोनों को ऐड करके बनता है, क्योंकि फॉर्मूला आपके पास है AFC प्लस ABC, तब जाकर के बनता है AC आपके पास। तो इस सिचुएशन में आपके पास जो AC है दैट इज द समेशन ऑफ AFC एंड ABC, तो इस वजह से दोनों के ऊपर आपके पास आ जाएगा। अच्छा, AC जो आपके पास है वो ABC से लगातार पास आता जाएगा, पास आता जाएगा और पास आता जाएगा। उसका रीजन आपके पास आने का ये है, ये कुछ इस तरह से जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच में, इसके और इसके बीच में गैप आपके पास AFC का है। क्योंकि अगर ABC आपको निकालनी है तो ABC का फॉर्मूला आपके पास क्या है? दैट इज AC माइनस AFC, AC माइनस AFC। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे ABC जो आपके पास है, अगर मान लेते हैं कि आपको पर्टिकुलरली FC निकालना है, तो FC का फॉर्मूला AC माइनस ABC। तो आप देख रहे हैं कि AFC जो आपके पास है उसका डिफरेंस होता है AC और ABC के बीच में, मतलब AC और ABC के बीच में डिफरेंस किस चीज का है? AFC का है। AFC आप देख रहे हैं लगातार क्या हो रही है? डिक्लाइन हो रही है। AFC क्या हो रही है? डिक्लाइन। तो इनके बीच का जो गैप आपके पास है वो भी क्या होगा? डिक्लाइन होगा, बिकॉज जो आपके पास गैप है वो AFC का, AFC डिक्लाइन हो रहा है, इस वजह से गैप भी आपके पास डिक्लाइन हो रहा है। इस केस में जो आपके पास शेप ऑफ कर्व आपके पास है वो कुछ इस तरह से है। ये आपके पास बना AFC, ठीक, ये आपके पास बनेगा दैट इज AC ABC, और ये आपके पास AC, ये ABC है और ये आपके पास AC बनेगा कुछ इस तरह से। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपके पास पर्टिकुलरली ये आपके पास कॉस्ट कर्व्स आ गई, एवरेज कॉस्ट कर्व। फिर इसके बाद आपके पास पर्टिकुलरली क्या आता है? दैट इज कि व्हाई द कॉस्ट कर्व्स आर यू शेप। यू शेप कॉस्ट कर्व है बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है वो बताता है कि आपके पास कॉस्ट कर्व यू शेप क्यों है। शुरुआत में आप देखते हैं कि जो प्रोडक्शन आपके पास है दैट इंक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग रेट, हर बार पहले से ज्यादा आपके पास लेवल से आपके पास पर्टिकुलरली जो कॉस्ट प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होता है। तो जब हर बार वेरिएबल फैक्टर ऐड करने से आउटपुट पहले से ज्यादा आ रहा है, तो पर यूनिट कॉस्ट क्या होगी? डिक्लाइन होगी ना भाई। अगर मान लेते हैं पहले 10 यूनिट को ऐड करने में आपने 100 रुपए खर्च किया, अगले 10 यूनिट को ऐड करने में अगर टोटल आपने जो खर्च किया है वो 180 खर्च किया है, तो पर यूनिट कॉस्ट यहाँ पे 10 रुपए है, लेकिन पर यूनिट कॉस्ट यहाँ पे 9 रुपए है, क्योंकि अगले आपने जो है 10 यूनिट को ऐड करने में टोटल आपने 20 यूनिट प्रोड्यूस किया, लेकिन अगले जो 10 यूनिट आपने ऐड किया है उसको ऐड करने के लिए आपको पहले से कम खर्च करना पड़ा। क्यों कम खर्च करना पड़ा? क्योंकि आउटपुट आपका पहले से ज्यादा आ रहा है। ठीक है, आउटपुट जो आपके पास है वो पहले से ज्यादा आ रहा है। अगर इसको हम 22 ले लेते तो थोड़ा सा कैलकुलेशन प्रॉब्लम होती है, इस वजह से इसको 20 लिया। कह सकते हैं कि जो पर यूनिट कॉस्ट आपके पास है, एडिशनल कॉस्ट, वो कम होती जाती है, तो इस वजह से पर यूनिट कॉस्ट आपकी फॉल होगी, इस वजह से आपकी कॉस्ट कर्व जो आपके पास है वो यू शेप है। यू शेप कौन कौन सा है भाई? सिंपल है, AFC आपने ऐसे बनाया था तो वो तो यू शेप नहीं है, ABC आपने ऐसे बनाया था और AC भी आपने कुछ ऐसे ही बनाया था, है ना। और जो आपके पास मार्जिनल कॉस्ट है वो कुछ इस तरह से आपके पास जाता है, दिस इज योर मार्जिनल कॉस्ट। तो यहाँ पे 3 कॉस्ट कर्व आपके पास यू शेप्ड है बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, क्योंकि लगातार आउटपुट जब तेजी से बढ़ता है तो पर यूनिट कॉस्ट पहले फॉल होती है, फिर आउटपुट आप देख रहे हैं बहुत धीमे इंक्रीज होता है। डिमिनिशिंग रिटर्न स्टेज आती है ना लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में, जो कि ये बताती है कि आपके पास आउटपुट पहले से आप कम ऐड कर पा रहे हैं, क्योंकि उतने ही इनपुट में उतना ही खर्च करके अगर आप पहले से कम आउटपुट जोड़ेंगे तो पर यूनिट कॉस्ट आपकी इंक्रीज हो जाएगी। भाई सिंपल था कि उतने ही आउटपुट को जोड़ने के लिए आपने पहले हर बार, मतलब पर्टिकुलरली उतने ही आउटपुट को जोड़ने के लिए पहले हर बार कम खर्च किया हो, पहले अगली बार आपने पहले से ज्यादा खर्च किया। कैसे समझते हैं?
भाई आपने वेरिएबल फैक्टर उतना ही स्पेंड किया है लेकिन पहले ज्यादा आउटपुट ऐड किया है, तो भाई वेरिएबल फैक्टर आपने उतना ऐड किया है और आउटपुट पहले ज्यादा ऐड किया, तो पर यूनिट कॉस्ट आपकी कम हो जाएगी। और आपने अब की बार भी पर्टिकुलरली जो वेरिएबल फैक्टर ऐड किया वो उतना ही ऐड किया लेकिन आउटपुट पहले से कम मिल रही, तो पर यूनिट कॉस्ट पहले से ज्यादा हो जाएगी। तो ये चीज आपके पास हो जाएगा। इसी तरह से आपके पास रिलेशनशिप आ जाता है दैट इज एसी और एमसी के बीच में। रिलेशनशिप अगर आप देखेंगे तो रिलेशनशिप में सबसे पहले आपके पास आप देख रहे हैं एसी ज्यादा है एमसी कम है, तो आपके पास पहले देख रहे हैं दैट इज एसी इज ग्रेटर दैन एमसी, एसी फॉल्स। ध्यान रखिएगा मार्जिनल कॉस्ट में फॉल भी तेज होता है और इंक्रीज भी तेज होता है। तो जो आपके पास एसी है वो पहले ज्यादा है और एमसी आपके पास कम है, तो एसी फॉल्स उस समय। फिर एसी आपके पास इक्वल होता है एमसी के। मैंने पहले भी आपको बताया है जब दो कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं किसी पॉइंट पे तो दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, तो एसी और एमसी इसी पॉइंट पे इक्वल है। और सिचुएशन में एसी अपने मिनिमम पे है या कांस्टेंट है, मिनिमम भी कह सकते हैं और कांस्टेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि जहां पे मिनिमम होता है वहां पे कुछ देर के लिए एसी आपके पास कांस्टेंट हो जाता है। फिर इसके बाद एसी आप देख रहे हैं तो एसी आपके पास कम है और मार्जिनल कॉस्ट आपके पास ज्यादा है, तो एसी इज लेस देन एमसी, एसी राइजेस। मैंने पहले ही बताया था कि आपके पास राइज भी तेज होता है मार्जिनल कॉस्ट में और फॉल भी, और आप देख रहे हैं मार्जिनल कॉस्ट का राइज तेज है, इस वजह से एसी आपके पास कम है मार्जिनल कॉस्ट। तो सेम आपके पास रिलेशनशिप आ जाता है यहाँ पे कॉस्ट जो भी आपके पास है एसी एमसी जीरो, ये वाई एक्सेस आपके पास है, ये एक्स एक्सेस आपके पास है, ये आउटपुट आपके पास है ना। ये आपके पास पर्टिकुलरली कौन सा कर्व है दैट इज योर, ये तो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है और ये आपके पास एवरेज कॉस्ट कर्व है। आप देख रहे हैं वहां पे भी आपके पास पर्टिकुलरली मार्जिनल कॉस्ट था और एवरेज कॉस्ट था, ठीक। ये आपके पास यहाँ पे वाई एक्सेस था, ये 0 पॉइंट था, यहाँ पे एसी था और मार्जिनल कॉस्ट था, और यहाँ पे आपके पास एक्स एक्सेस है जहाँ पे आउटपुट आपके पास दे रखा है, ठीक। तो पर्टिकुलरली आपके पास देख रहे हैं कि जो रिलेशनशिप आपने यहाँ पे पढ़ा दूसरा और तीसरा, वही सेम रिलेशनशिप आप यहाँ पे ही पढ़ेंगे। शुरुआत में आप देख रहे हैं कि जो आपके पास मार्जिनल कॉस्ट है वो कम है और एवरेज कॉस्ट उससे ज्यादा है, तो पहला एबीसी इज ग्रेटर देन एमसी, इज एबीसी फॉल्स, एबीसी फॉल्स। फिर इसके बाद मैंने बताया जब दो कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो सिचुएशन में दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, तो एबीसी इक्वल्स टू एमसी, एबीसी इज मिनिमम और कांस्टेंट, मिनिमम और कांस्टेंट। फिर थर्ड पॉइंट एबीसी इज, आप देख रहे हैं एबीसी कम है और मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा है, तो एबीसी इज लेस देन एमसी, एबीसी राइजेस, एबीसी राइजेस। जस्ट सेम रिलेशनशिप जैसे आपने एसी में लिखी है वैसे ही आपकी एमसी में भी मतलब एबीसी में भी लिखी जाएगी, बस एसी की जगह पे आप कर देंगे एबीसी कर देंगे और जो रिलेशनशिप है वही सेम रहेगी। अब कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल्स आपके पास दे रखे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं और कैलकुलेशन भी इसकी पूछी जाती है, ध्यान से देख लेंगे आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास टीसी, एबीसी, एएफसी, एबीसी, एसी और एमसी निकालना है जब आपके पास यूनिट्स ऑफ आउटपुट गिवन है और इसके साथ साथ यूनिट्स ऑफ आउटपुट के साथ साथ टीएफसी आपके पास गिवन है और टीएफसी के साथ टीवीसी की वैल्यू भी गिवन है। अब यहाँ पे आप कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले आपकी जो वैल्यूज गिवन है वो निकाल लेंगे। तो क्वांटिटी ऑफ आउटपुट टीएफसी और टीवीसी गिवन था, इसको ऐड करेंगे तो बन जाएगा टीसी, क्योंकि टीसी का फॉर्मूला है टीएफसी प्लस टीवीसी, ऐड करके टीसी आ गया। टीसी के बाद एएफसी निकालना है, एफसी का फॉर्मूला आपको पहले बता दिया टीएफसी डिवाइड बाय क्यू, 100 डिवाइड बाय 0 डैश आ जाएगा, 100 डिवाइड बाय 1 दैट इज 100, 100 डिवाइड बाय 2 50, 100 डिवाइड बाय 3 दैट इज 33.33, 100 डिवाइड बाय 4 दैट इज 25, 100 डिवाइड बाय 5 दैट इज 20। अब आप बोलेंगे सर 100 डिवाइड बाय 0 तो आपके पास इनफाइनाइट होगा, बिल्कुल होगा, बट इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। फिर इसके बाद आपके पास टीवीसी की बात करें तो टीवीसी आपके पास गिवन है तो आपका एबीसी निकल आएगा, क्योंकि एबीसी का फॉर्मूला होता है टीवीसी डिवाइड बाय क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, तो पहले डैश आ जाएगा। फिर इसके बाद देख रहे हैं 50 डिवाइड बाय 1 दैट इज 50, 90 डिवाइड बाय 2 दैट इज 45, है ना। फिर इसके बाद 120 डिवाइड बाय 3 कितना आ जाएगा 40, फिर इसके बाद 160 डिवाइड बाय 4 कितना आ जाएगा दैट इज 40, कांस्टेंट हो गया। फिर इसके बाद 220 डिवाइड बाय 5 कितना आ जाएगा 44, फिर राइज हो गया। तो पहले आपके पास लगातार फॉल करेगा, फॉल करके कांस्टेंट हो जाएगा, फिर इसके बाद राइज करेगा। तो इससे इस सिचुएशन में कर्व कैसा बनेगा, ऐसे तो बनेगा, है ना। फिर इसके बाद आपके पास एवरेज कॉस्ट आएगा। एवरेज कॉस्ट दो तरीके से आप निकाल सकते हैं, लेकिन पहला फॉर्मूला आपके पास है टीसी डिवाइडेड बाय क्यू, तो टीसी आपके पास टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट पहले तो डैश हो जाएगा, फिर 150 डिवाइड बाय 1 दैट इज 150, 190 डिवाइड बाय 2 95,
फिर इसके बाद 220 डिवाइड बाय 3 दैट इज 73.33, फिर इसके बाद 260 डिवाइड बाय 4 दैट इज 65, 320 डिवाइड बाय 5 दैट इज 64, है ना। तो इस केस में आपके पास पर्टिकुलरली जो AC आपके पास है, पहला फॉर्मूला तो ये हो गया, दूसरा फॉर्मूला है AFC प्लस ABC, है ना। 100 प्लस 50 दैट इज 150, 50 प्लस 45 दैट इज 95, 33.33 दैट इज प्लस 40 दैट इज 73.3, फिर 25 प्लस 40 दैट इज 65, फिर इसके बाद 20 प्लस 44 दैट इज 64। ध्यान रखिए जो आपके पास AC है ये भी आपके पास पहले फॉलो होगा, फॉलो करके फिर इसके बाद मिनिमम, मिनिमम के बाद राइज करेगा, यू शेप बनेगा। मार्जिनल कॉस्ट रिफर्स टू इंक्रीज इन TC, जितना आपके पास टोटल कॉस्ट इंक्रीज होता है वो आपके पास कहलाता है मार्जिनल कॉस्ट। पहले कितना इंक्रीज हुआ 50, फिर 40, फिर 30, फिर इसके बाद 220 प्लस 60 दैट इज माइनस 60, 260 माइनस 220 दैट इज 40, फिर इसके बाद 320 माइनस 260 दैट इज 60। तो अब आप देख रहे हैं मार्जिनल कॉस्ट 50, 40, 30, 40 एंड 60। तो आपका ये भी क्या हो रहा है, पहले फॉलो हो रहा है, फॉलो के मिनिमम, मिनिमम के बाद राइज, यू शेप बन रहा है। फिर इसके बाद आपके पास ये जो आपके पास टेबल है ये आप कर लेंगे, देख लीजिए आपके पास टोटल फिक्स कॉस्ट दे रखी है जो कि आपके पास 150 दे रखी है, और आउटपुट आपके पास दे रखा है ये, और टोटल कॉस्ट आपके पास दे रखी है, वैल्यूज आपके पास गिवन है सारी। अब ये नोट डाउन करके ये क्वेश्चन आपके पास आप सॉल्व करके जो इसके पास आपके पास आंसर है आपको कैलकुलेट सिर्फ और सिर्फ करना है, दैट इज कि पर्टिकुलरली जो आपके पास है TC जो आपके पास है वो आपके पास गिवन है। अब TC के बाद आपको क्या क्या निकालना है देख लेंगे, TFC, TVC, AFC, AVC, AC एंड MC, ये सारी वैल्यूज आपको कैलकुलेट करनी है, और कैलकुलेट करके जो आपके पास आंसर है, अगर आप कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं आंसर। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द वीडियो एंड like, share and subscribe the video. Thank you so much.